बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 34 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर में स्टडी करेंगे हम ड्रग्स यूज इन कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास तौर पे हेपेरिन, वारफेरिन, यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम चला साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो बेसिकली कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसे डिसऑर्डर जिनके अंदर कोएगुलेशन ज्यादा हो रही है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि क्लॉट्स का ज्यादा बनना हमारा मसला होता है। जैसे मिसाल के तौर पे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया, या स्ट्रोक है जिसमें क्लॉट बन जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। तो ये ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिनमें क्लॉट ज्यादा बनना मसला है। तो इनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स होने चाहिए, यानी ऐसे ड्रग्स जो कि क्लॉट को रोकें। सही होगी बात? या बने बनाए क्लॉट को तोड़ दें, ऐसे ड्रग्स। सही होगा। दूसरे डिसऑर्डर्स हमारे पास होंगे जिनमें हमारे पास क्लॉट नहीं बन पा रहा, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ब्लीडिंग इसीलिए हो रही होती है कि क्लॉट ज़्यादा सही से नहीं बन पा रहा, या प्लेटलेट की कमी, जिस तरह डेंगू के अंदर हम लोग देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है, या इसी तरह हीमोफीलिया है। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर्स में ऐसे ड्रग्स यूज़ करेंगे जो कि क्लॉट को फैसिलिटेट करें। तो वो कह रहे हैं कि दो ही तरह के हमारे पास ड्रग्स होते हैं। एक वो ड्रग्स जो कि क्लॉट को फैसिलिटेट करते हैं, और दूसरे वो ड्रग्स जो कि क्लॉट को तोड़ने में या क्लॉट को बनने से रोकते हैं। ये वाले ठीक होगी बात? अच्छा, चूंकि क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको पता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ये ज़्यादा कॉमन है, इसलिए एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बात कर रहे हैं कि एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत कॉमनली यूज ड्रग्स हैं। सही, जैसे कि क्योंकि ये बीमारियां जो हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, क्रोनरी सिंड्रोम, ये बीमारियां बहुत कॉमन है। ओके। अच्छा, अब एक और बात ये है कि एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स के अंदर फर्दर थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है कि एक तो हो गए वो ड्रग्स जो कि क्लॉट को बनने से रोकते हैं, वो हो गए हमारे पास एंटी कोएगुलेंट्स। ठीक है। दूसरे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बने बनाए क्लॉट को तोड़ते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोलिटिक्स। ठीक है। और फिर कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि प्लेटलेट्स के एक्शन को रोकते हैं, उनको हम कहते हैं एंटी प्लेटलेट्स। तो बेसिकली होता ये है, क्लॉट हमारे पास, आप कह लो जो क्लॉट की फॉर्मेशन है उसको हम कुछ थोड़ा बहुत क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास आर्टरीज के अंदर भी क्लॉट्स बनते हैं, वेन्स के अंदर भी क्लॉट्स बनते हैं। जो वेन्स के अंदर क्लॉट्स बनते हैं वो आमतौर पे ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। ज़्यादा खतरनाक नहीं होते से मुराद है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है तो बंदा बहुत ज़्यादा देर टांगे लटकाता है और इस तरह का मसला है। आमतौर पर वेरिकोस वेन्स वगैरह होती हैं तो ये मसला बन जाता है। कभी ना कभी वो हो सकता है कि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर दे, इस तरह का मसला कॉज कर दे। दूसरी तरफ जो आर्टीरियल क्लॉट्स हैं वो तो भाई जैसे ही बनेगा बंदे को कहीं की भी दारी बात है, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो फौरन मसला बन जाएगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, स्ट्रोक हो गया। तो इस तरह के आर्टीरियल क्लॉट्स होते हैं। जो आर्टीरियल क्लॉट्स होते हैं ना, उनके अंदर प्लेटलेट्स का काफ़ी अहम किरदार होता है। ठीक है। और वेनस वाले में प्लेटलेट्स का इतना अहम किरदार नहीं है, वो सिंपल वो जो कोएगुलेशन कैस्केड होती है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जमा होते हैं और वो सारा कुछ चलता है, वो वाला काम चल रहा होता है। सही हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं, चूंकि प्लेटलेट्स आपके पास आर्टरीज में ज़्यादा रोल प्ले कर रहे थे, इसलिए एंटी प्लेटलेट ड्रग्स वो कह रहे हैं सिर्फ आर्टीरियल डिजीज में काम आती हैं। जबकि जो थ्रोम्बोलिटिक्स और एंटी कोएगुलेंट्स हैं, ये एक्ट कर रहे होते हैं कोएगुलेशन कैस्केड पे। तो कोएगुलेशन कैस्केड तो जारी बात है, वेन्स में भी क्लॉट बन रहा है तो कोएगुलेशन कैस्केड की वजह से बन रहा है। तो एंटी कोएगुलेंट्स और थ्रोम्बोलिटिक्स ये आपके हर तरह के क्लॉट के मसले को ठीक करने के लिए होते हैं, यानी चाहे वेनस क्लॉट्स हों चाहे आर्टीरियल क्लॉट्स हों। ठीक है। ऐसी एक थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बात थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताने का मकसद ये था कि जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं वो आर्टीरियल क्लॉट्स के लिए होते हैं, और जो बाकी दोनों हैं एंटी कोएगुलेंट थ्रोम्बोलिटिक्स, ये आर्टीरियल हो या वेनस हो, दोनों के लिए होते हैं, क्योंकि ये कोएगुलेशन कैस्केड पे काम करते हैं। डन हो गया। आगे उन्होंने फिर यही बात की हुई है कि जी अच्छा, हमने कहा दो तरह के ड्रग्स हो गए, एक क्लॉट को बढ़ाने वाले, एक क्लॉट को सॉरी ये वाले, एक क्लॉट को कम करने वाले, एक क्लॉट को बढ़ाने वाले, दो तरह के ड्रग्स हो गए। अब जो क्लॉट को कम करने वाले थे उनमें हमने कहा एक होते हैं एंटी कोएगुलेंट्स जो क्लॉट को बनने से रोकते हैं, एक होते हैं थ्रोम्बोलिटिक्स, और एक होते हैं हेपेरिन्स, सॉरी एंटीप्लेटेड ड्रग्स। सही। अब ये जो एंटी कोएगुलेंट्स हैं, यानी वो ड्रग्स जो क्लॉट को बनने से रोकते हैं, उनमें फर्दर क्लासिफिकेशन देखो। एक होते हैं हेपेरिन्स, ये भजन ख़ास तौर पे पारेंटरली दिए जाते हैं। ठीक हो गया। टीका शीका के थ्रू जाएंगे, इंट्राविनस सॉरी हाँ इंट्राविनस वगैरह जाते हैं। सही। दूसरे नंबर पे आते हैं डायरेक्ट वाले, ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स या डायरेक्ट फैक्टर इनहिबिटर्स, जिनको आप डायरेक्ट वाले कह सकते हो। ये पारेंटरली भी देते हैं, ओरली भी देते हैं। सही हो गया। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं वॉरफेरिन्स या कोमेरिन डेरिवेटिव्स, ये हम लोग ओरली ही देते हैं। सही। तो एंटी कोएगुलेंट्स में हमारे पास हेपेरिन्स आते हैं, या हेपेरिन्स के डेरिवेटिव्स, हेपेरिन्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जो इंशाल्लाह इस पार्ट की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।
और फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स या डायरेक्ट फैक्टर इनहिबिटर्स आते हैं, आप कह लो डायरेक्ट इनहिबिटर्स, ठीक है, जो कि पैरेंटली भी देते हैं और ओरली भी, और वॉरफेरिन जो कि ओरली देते हैं। डन हो गया। तो ये जो उन्होंने एंटीकोएगुलेंट की क्लासिफिकेशन बताई है वो वाली बात हमने डिस्कस कर ली। अब हम हेपेरिन को थोड़ा डिटेल से स्टडी करना शुरू करेंगे। हेपेरिन बेसिकली एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, सही है। तो वो बता रहे हैं कि वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 15,000 से लेकर 20,000 तक हो सकता है। अब ये 15,000 20,000 आपसे कोई पूछेगा नहीं सवाल में, लेकिन ये अगर आपका जहन में वेट होगा ना तो आपको पता चलेगा कि आगे हम लो मॉलिक्यूलर वेट्स वालों को स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे प्रॉपर्टीज चेंज कर रही होती हैं, इसलिए यहाँ पे आपको उन्होंने मॉलिक्यूलर वेट बताया। वरना आपको पता है फार्मा में इतनी हम डिटेल में पढ़ते नहीं है, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। एनीवेज, सोर्स एनिमल सोर्स होता है उसका, ये बेकार बातें हैं। फिर उन्होंने कहा जी हेपेरिन जो होता है वो हाईली एसिडिक है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास बेसिक मॉलिक्यूल होता है प्रोटामीन। अगर ये एसिडिक बेसिक वाली बातें भी आपको नहीं याद होती तो खैर है। इंपॉर्टेंट बात ये है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, कि हेपेरिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोटामीन सल्फेट होता है हमारे पास। खैर ये बात आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जब टॉक्सिसिटी एंड रिवर्सल ऑफ हेपेरिन है वहाँ भी हम देखेंगे प्रोटामीन को यूज़ किया जाता है हेपेरिन के रिवर्सल के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया है। अच्छा, हेपेरिन देते किस तरह से हैं, ये तो हमने पहले बता दिया कि हेपेरिन पैरेंटली दी जाती है। पैरेंटली में फर्दर वो बता रहे हैं कि हम उनको इंट्रावेनसली या सबकुटेनियसली देते हैं, क्योंकि इंट्रामस्कुलर देने से हीमाटोमा बनने का रिस्क वगैरह होता है, तो हम डायरेक्टली वेन के अंदर ही डाल देते हैं, ठीक होगी बात। तो थोड़ा बहुत आपको उसका पता चल गया ये वाली बातें भी। अब आते हैं हेपेरिन के जो दूसरे मॉलिक्यूलर वेट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे हेपेरिन हैं जिनका मतलब कह लो हेपेरिन का डेरिवेटिव है, ठीक है, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट है, वो बता रहे हैं 2,000 से 6,000, ठीक। अब ये 2,000 6,000 याद करना मकसद नहीं है, बस आपको समझाना मकसद था कि देखो ये 15 से 20,000 था और ये 2 से 6,000 है, तो यानी कि बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स है एज कम्पेयर टू जो सादा हेपेरिन होता है। सादा हेपेरिन को हम लोग अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन भी कहते हैं, क्योंकि उसको फिर फ्रैक्शनेट करके हम लोग उसमें से लो मॉलिक्यूलर वेट, जिस तरह वो ऑयल आता है ना, हम पहले कहते हैं क्रूड ऑयल, फिर उसमें कहते हैं पेट्रोल है, ये फलाना फलाना। तो जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन होती है उसका काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, आप उसको हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन भी कह सकते हैं, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी होती है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। डन हो गया। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का फायदा क्या होता है, एक तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बेहतर है, दूसरा इसका हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, सही। इसको भी हम लोग सबकुटेनियसली देते हैं, हेपेरिन को भी हम लोग सबकुटेनियसली दे रहे थे या इंट्रावेनसली दे रहे थे। अच्छा, ये वाले जो सारे हैं ये तो आपको पता है ना एनिमल से ड्राइव हो रहे हैं। एक और है इन्हीं से मिलता जुलता जो कि हम सिंथेटिकली बनाते हैं, वो तो बहुत ही छोटा होता है, उसका नाम है फोंडापेरिनेक्स, सही है। लो मॉलिक्यूलर वेट वाले का नाम नहीं मैंने बताया, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले का नाम था एनॉक्सापेरिन। एक एग्जाम में रख लें तो ठीक है, वैसे आमतौर पर एग्जाम में वो आपको एनॉक्सापेरिन की बजाय लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन ही कहेंगे। फोंडापेरिनेक्स एक सिंथेटिक हेपेरिन है या सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ हेपेरिन कह सकते हो आप, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट से भी छोटा है, इसको भी हम लोग सबकुटेनियसली दे रहे हैं। तो यहाँ तक तो आई होप तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, समझाने का मकसद बस ये था कि हेपेरिन में एक होगी अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, दूसरी होगी हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और तीसरी होगी हमारे पास फोंडापेरिनेक्स। तो इसमें हमारे पास थोड़े से जो हेपेरिन के डेरिवेटिव्स थे वो उन्होंने एक्सप्लेन करने थे केमिस्ट्री में। पास आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले अगर हम फिजियोलॉजी को या जो कोएगुलेशन कैस्केड होती है उसको हम अंडरस्टैंड कर लें। एक तो ये देखिएगा बिग कैटजर की डायग्राम है, बड़ी सिंपल सी इसमें उन्होंने बताया हुआ है, मतलब एक सिंप्लीफाइड डायग्राम थी, तो मैं इसकी तरफ आ गया कि आपके पास मुख्तलिफ फैक्टर्स चल रहे होते हैं और उन फैक्टर्स की वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, करते करते फैक्टर 10A एक्टिवेटेड बन जाता है, ठीक है। और जब फैक्टर 10A एक्टिवेटेड बनता है वो इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू बन सकता है और अगर फैक्टर 7A से एक्टिवेट हो रहा है तो हम उसको एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। यानी एक्सट्रिंसिक पाथवे हो या इंट्रिंसिक पाथवे हो, दोनों की मंजिल क्या होती है, फैक्टर 10A को एक्टिवेट करना। और ये 10A जो होता है ये आपके पास थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करवाता है। ये जो फैक्टर 2 है ना, इसका दूसरा नाम थ्रोम्बिन होता है, ठीक। थ्रोम्बिन सबसे बड़ा विलन होता है। थ्रोम्बिन एक कोएगुलेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, बहुत मल्टीपल कामों में ये रोल प्ले कर रहा होता है। थ्रोम्बिन क्या कर पाता है जी, फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिब्रिन आपके पास वो जाला है जिसके अंदर आपका पूरा क्लॉट बनता चला जाएगा, चिपकता चला जाएगा, तो ये नेटवर्क बना रहा होता है बेसिकली क्लॉट के लिए, और इस फिब्रिन को एक्टिवेट करने के लिए थ्रोम्बिन चाहिए, सही होगी बात। तो ये हमने कुछ थोड़ी बहुत बातें देख ली, हमें ये पता चल गया कि अगर हम थ्रोम्बिन को रोक दें तो सारी बातें फिब्रिन नहीं बनेगा, क्लॉट को रोका जा सकता है। इसी तरह से अगर हम फैक्टर 10 को रोक दें तो भी क्लॉट को रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बातें हमें थोड़ी बहुत समझ में आ गई। अब देखो कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने अगर क्लॉट पैदा करने वाली चीज़ें बनाई हुई हैं तो हर वक्त क्लॉट को रोकने वाली भी तो बनाई हुई है ना, वरना आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट बनेगा वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा
आपको पता है हर वक्त छोटी मोटी ब्लड वेसल में लीकेजेस होती रहती हैं, क्लॉट्स बनते रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्लॉट्स हर वक्त फॉर्म होते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते रहते हैं क्लॉट्स। तो इसका मतलब है क्लॉट्स को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एंटी थ्रोम्बिन को रोकने के लिए हमारे पास एक अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई हुई है जिसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पे बल्कि बनाता हूँ इसको, ये हमारे पास आ गया जी थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ने आगे क्या किया है, फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट किया है फिब्रिन में, सही है। और फैक्टर 10A इन्वॉल्व होता है थ्रोम्बिन बनाने, फैक्टर 10 से फैक्टर 10A ये इन्वॉल्व होता है थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन में, सही। अब अल्लाह ताला ने इस थ्रोम्बिन को कंट्रोल में रखने के लिए बनाया हुआ है एंटी थ्रोम्बिन, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन 3 होता है जो इस थ्रोम्बिन को कंट्रोल में रखता है, यानी कि इसको इनहिबिट करता रहता है। जब क्लॉट बनता भी है लेकिन क्लॉट को हम लोगों ने कंट्रोल में भी रखना है। ये तो आपको एक बेसिक सी फिजियोलॉजी पता चल गई। अब आते हैं हेपेरिन क्या करता है। ओ भाई साहब, हेपेरिन आता है एंटी थ्रोम्बिन 3 के पास, कहता है यार तू तो बड़ा दोस्त है अपना। इस एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ अटैच हो जाता है आपका भाई हेपेरिन, ठीक है। और ये एंटी थ्रोम्बिन 3 को बहुत मोटिवेट करता है। एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो ये क्या करेगा एंटी थ्रोम्बिन 3, थ्रोम्बिन की तो वाट लगा देगा। तो थ्रोम्बिन बहुत बुरे तरीके से इनहिबिट हो जाता है, और थ्रोम्बिन जब जारी बात इनहिबिट होगा तो ये क्लॉट जो बन रहा था इस क्लॉट को हम रोक सकेंगे। तो इस तरीके से हेपेरिन ने अपना एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट किया। उसके अलावा ये जो एंटी थ्रोम्बिन 3 और हेपेरिन का कॉम्प्लेक्स है, इसको एंटी थ्रोम्बिन 3 हेपेरिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हो आप। ये कॉम्प्लेक्स ना सिर्फ थ्रोम्बिन को रोकता है बल्कि फैक्टर 10A को भी रोकता है, ठीक है। तो ये हेपेरिन ने बड़ा अच्छा काम किया, इसने एंटी थ्रोम्बिन 3 को बड़ा मोटिवेट करके रखा है कि यार तुम थ्रोम्बिन को भी उड़ा दो और तुम फैक्टर 10A को भी उड़ा दो। तो यानी कि क्लॉटिंग को बहुत इफेक्टिवली ये रोक लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो ये वाली बातें यहाँ पे की हुई हैं। एंटी थ्रोम्बिन 3 होता है, उसके पेंटासैकेराइड सीक्वेंस पे आके जनाब आपका हेपेरिन अटैच हो जाएगा, और ये जो हेपेरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 कॉम्प्लेक्स होगा ये इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कर देता है थ्रोम्बिन को, ठीक है, और फैक्टर 10A को, सही हो गया। एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी 1000 टाइम्स 1000 फोल्ड इंक्रीज कर देता है हेपेरिन, और हेपेरिन जैसे ही हम एडमिनिस्टर करते हैं इमीडिएटली इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। इमीडिएटली क्यों इफेक्ट आता है, क्योंकि देखो ना, जो जहाँ पे एक्शन हो रहा था हमने डायरेक्टली वहीं पे जाके काम कर छोड़ा है, सही हो की बात। एनीवेज, चूंकि ये हेपेरिन थ्रोम्बिन के ऊपर बजाते खुद नहीं लग रहा, इसलिए हम कहते हैं हेपेरिन थ्रोम्बिन को इनडायरेक्टली इनहिबिट कर रहा है। क्योंकि ये एंटी थ्रोम्बिन 3 के थ्रू इनहिबिट कर रहा है ना, हम कहते हैं हेपेरिन इनडायरेक्टली इनहिबिट कर रहा है। पार्ट 2 की वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बजाते खुद जाके थ्रोम्बिन को झपी डाल लेते हैं, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, ठीक है। तो हेपेरिन को हम डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स से डिफरेंशिएट करने के लिए कहते हैं कि भाई ये इनडायरेक्टली इनहिबिट करता है। ऑलराइट, अच्छा, हेपेरिन की एक्टिविटी को देखने के लिए कि भाई बॉडी के अंदर कितना ये इफेक्ट हो रहा है हेपेरिन का, हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं उसका नाम है APTT, लेबोरेटरी टेस्ट है हमारे पास, सही है के बाद। अब पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, बेसिकली इसका सीन ये होता है कि आपके पास 2 पाथवेज होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। जब भी एक्सट्रिंसिक पाथवे ख़राब होता है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज कर जाता है PT, और जब भी इंट्रिंसिक पाथवे में मसले मसाइल आते हैं जैसा कि अभी भी आ रहे हैं तो आपके पास APTT ख़राब हो जाता है, ठीक है। APTT जो होता है वो रेज कर जाता है। तो हेपेरिन की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए हम लोग APTT यूज़ करते हैं। हेपेरिन के अलावा जो हमने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन पढ़े थे, जैसा कि इनॉक्सापेरिन, डेल्टापेरिन और ये या इवन फोंडापेरिनॉक्स, जो कि एक आपको पता है सिंथेटिक फॉर्म थी, ये भी तकरीबन सिमिलर तरीके से ही काम करते हैं। लेकिन चूंकि जरी बात है, अब हेपेरिन तो आपको पता है बहुत बड़ा किस्म का मॉलिक्यूल था, ये जो छोटे मॉलिक्यूल हैं ये उतने ज़्यादा असरअंदाज तो नहीं हो पाते ना। तो ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये फैक्टर 10 को तो इनहिबिट कर लेते हैं, अलबत्ता थ्रोम्बिन को इनहिबिट नहीं कर पाते, ठीक होगी बात। तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स तो फैक्टर 10 पे मेनली काम कर रहे होते हैं, थ्रोम्बिन में बहुत थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं, और जो फोंडापेरिनॉक्स है वो तो सिर्फ सोली फैक्टर 10A को ही इनहिबिट करता है, सही होगी बात। तो यानी कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट थ्रोम्बिन पे होगा। हेपेरिन सबसे बड़े होते हैं अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, तो वो थ्रोम्बिन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखते हैं और इस पर भी 10A को भी इफेक्ट करते हैं। जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन हैं वो 10A पे काम करते हैं, बहुत थोड़ा थ्रोम्बिन पे, और जो आपके पास फोंडापेरिनॉक्स है वो सिर्फ 10A पे काम करता है। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर आपसे लो मॉलिक्यूलर वेट और हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का डिफरेंस पूछा जाए तो एक तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन थ्रोम्बिन पे इतना इफेक्ट नहीं रखते। उसके अलावा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का आपको पता है हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन की बायो अवेलेबिलिटी बेहतर होती है,
और अभी आगे जाके हम देखेंगे हेपेरिन के इफ़ेक्ट को रोकने के लिए प्रोटामीन सल्फेट था, जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट के इफ़ेक्ट को प्रोटामीन सल्फेट नहीं रोक पाता। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में लो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। अभी आगे जाके हम कुछ और डिफरेंसेस को भी देखेंगे। लो जी, यही वाली बात जो मैंने आपको बता दी हुई है, उन्होंने बता दी है कि जी एंटी फोंडापेरिनॉक्स और एंटीथ्रोमिन 3 का कॉम्प्लेक्स या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और एंटीथ्रोमिन 3 का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो थ्रोम्बिन के ऊपर असरअंदाज नहीं हो पाता, अलबत्ता फैक्टर 10A के ऊपर असरअंदाज हो जाता है। सही होगी बात। एक और फ़र्क ये भी है, हमने कहा था हेपेरिन की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए एपीडीटी बड़ा अच्छा टेस्ट है, लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट या फोंडापेरिनॉक्स की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए एपीडीटी इतना काम का नहीं है। सही होगी बात। एपीडीटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा होता, तो ये इतना अच्छा उसके लिए नहीं है। क्लिनिकल यूज़ की बात की जाए तो हेपेरिन आपके पास एक तो इमीडिएटली इफेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है जो इमरजेंसी सिचुएशन है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, अभी एक एम्बुलेंस लंग में फंस गया है तो फ़ौरन हम उसको यूज़ करेंगे। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, फ़ौरन यूज़ करेंगे। इसी तरह से हेपेरिन को हम थ्रोम्बोलिटिक्स के साथ मिला के रीवैस्कुलराइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि एक बंदे को स्ट्रोक हो गई है या पता चल गया क्लॉट फंस गया कहीं पे, तो फौरी तौर पे उसको रीवैस्कुलराइजेशन यानी वेसल को दोबारा मेंटेन करने के लिए एक हम एंटी क्लॉट को तोड़ने वाला ड्रग देंगे, ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक्स, और दूसरी तरफ हेपेरिन देके हम ये वाला काम भी कर लेते हैं। वेरी सिमिलरली जब हम लोग स्टंट्स प्लेस कर रहे होते हैं एंजियोप्लास्टी, उसके अंदर भी प्लेटलेट इनहिबिटर के साथ मिला के हेपेरिन को देते हैं। तो हेपेरिन की बहुत ज़बरदस्त यूज़ है, और ख़ास तौर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है भाई, प्रेगनेंसी के अंदर हेपेरिन दे सकते हैं क्योंकि हेपेरिन प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आगे वारफेरिन वगैरह प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, ठीक है, तो प्रेग्नेंट पेशेंट आएगी तो क्या देंगे हम, हेपेरिन। डन। आ जाती टॉक्सिसिटी और रिवर्सल की तरफ। मशहूर 3 टॉक्सिसिटीज, एक तो यार सारे ही एंटी क्लॉटिंग के अंदर, चूंकि वो क्लॉट को रोक रहे हैं, उनकी टॉक्सिसिटी होगी ब्लीडिंग, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्लॉट रोक दिया तो ब्लीडिंग ही होगी ना। तो हेपेरिन की खैर आपने 3 टॉक्सिसिटीज याद रखनी है। नंबर 1 हो गई आपके पास ब्लीडिंग, नंबर 2 हो गई हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और नंबर 3 हो गई आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ब्लीडिंग हेपेरिन कॉज करता है। ब्लीडिंग को अगर कंट्रोल करना है तो हम क्या देंगे, प्रोटामीन सल्फेट। अलबत्ता आपको पता है प्रोटामीन सल्फेट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन या फोंडापेरिनॉक्स के खिलाफ इतनी काम की नहीं होती। डन। दूसरा जो साइड इफेक्ट की बात की जाए तो हेपेरिन आमतौर पे लोगों के अंदर प्लेटलेट्स को थोड़ा बहुत कम करता है, लेकिन कुछ लोगों में 4 to 10% पेशेंट्स के अंदर, ये भी कैटजंग में उन्होंने फिगर्स दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको हम कहते हैं हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो बताया इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 टाइप 2, खैर उसकी डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाते। एनीवेज, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अगर मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊं तो होता पता क्या है, आपकी जो प्लेटलेट्स होती है ना वो रिलीज करती हैं प्लेटलेट फैक्टर 4, ठीक है, और ये प्लेटलेट फैक्टर 4 आपके हेपेरिन के साथ कंबाइन कर जाता है। ये जब एक कंबाइन करके एक बदमाशी सी बन रही होती है तो बॉडी कहती है यार ये कोई लगता है एरी का ये चीज़ है, तो उसके खिलाफ IgG एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, सोने पे सुहागा ये होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया ना, इस कॉम्प्लेक्स के साथ प्लेटलेट्स भी अटैच होना शुरू हो जाती हैं। तो देखो जब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर जाहिर बात है बॉडी उसको रिमूव करना शुरू कर देती है। एक तो प्लेटलेट्स जो हैं वो बजाय इसके कि ब्लड में सर्कुलेट करती इधर अटैच होना शुरू हो गई हैं। दूसरा, जब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स आपका स्प्लीन के अंदर या इम्यून सिस्टम जो है वो उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना शुरू कर देगा, यानी कि आपकी प्लेटलेट्स भी हैं जो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। तो ये मसला बनता है कि कभी कभी हेपेरिन प्लेटलेट के एक फैक्टर को अपने साथ इतना मिला लेता है कि प्लेटलेट्स को भी अपने साथ चिपका लेता है, और बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से प्लेटलेट्स की कमी होना शुरू हो जाती है। ये मैंने आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का। सही की बात। तो अगर हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है तो फिर हम क्या करें, कोई और ड्रग यूज़ कर लो यार, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन ना यूज़ करो। सही हो गया। और आखिर अच्छा, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन हो गए, फोंडापेरिनॉक्स हो गया, ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत कम कॉज करते हैं। ठीक है, ये थोड़े अच्छे बच्चे हैं। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमने देख लिए लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और फोंडापेरिनॉक्स के। अब ये एंड में उसको रिवाइज करते हैं, और आखिर में हमने देख लिया कि अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन ऑस्टियोपोरोसिस भी कॉज करता है। तो सारे ही टॉक्सिसिटीज जो हैं वो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन ज़्यादा कॉज कर रहा है, लो मॉलिक्यूलर वेट और फोंडापेरिनॉक्स कम कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो फोंडापेरिनॉक्स वगैरह जो होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, एक चीज़ देख ली हमने। उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, दूसरी चीज़ देख ली हमने। वो थ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट नहीं कर पाते, तीसरा डिफरेंस हो गया। उनके लिए पीटीटी एक अच्छा टेस्ट नहीं है, चौथा डिफरेंस हो गया। वो प्रोटामीन सल्फेट से इनहिबिट नहीं होते, पांचवा डिफरेंस हो गया। और वो हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज नहीं करते, छठा डिफरेंस हो गया। तो ये काफी सारे डिफरेंसेस हो गए आपके पास अनफ्रैक्चरेटेड हेपेरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।